ये सुने वर्गीकरण की रीतियां। मैथ। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण हो सकता है वह कौन सा हो सकता है? गुणात्मक वर्गीकरण। और दूसरा वर्गीकरण हो सकता है संख्यात्मक वर्गीकरण। क्या होता है गुणात्मक वर्गीकरण और क्या होता है संख्यात्मक वर्गीकरण? तो सबसे पहले हम जाने गुणात्मक वर्गीकरण के बारे में। गुणात्मक वर्गीकरण जो है वह गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण। देखें आप, गुण जो होते हैं, गुणों को आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। भाई कौन कौन से गुण है? जैसे हमने 5 टाइप के गुणों के क्या करे हैं? तथ्य इकट्ठे करे हैं। तो गुणों के आधार पर हम उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें जो वर्गीकरण होता है, गुणात्मक वर्गीकरण, वह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण वर्गीकरण, और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो बहुगुणी वर्गीकरण। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। गुणात्मक आधार पर जो वर्गीकरण होगा, साधारण वर्गीकरण कैसे होता है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले साधारण वर्गीकरण में हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपकी कॉलेज में रोज आने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि कुछ बच्चे हैं जो रोज आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बीच में बंक मार के आते हैं। तो रोज आने वाले बच्चे और कभी कभार आने वाले बच्चों में हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। या फिर हम जो रोज आने वाले बच्चे हैं उनमें जो छात्राएं हैं और जो छात्र हैं उनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि इतने छात्र तो रोज आते हैं, इतनी छात्राएं क्या होती है? रोज आती है टोटल में से। ये साधारण वर्गीकरण है। किसी भी एक गुण के आधार पर आपने क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। और आपने देखा साइंस की क्लास में कितने बैठते हैं और इंग्लिश की क्लास में कितने बैठते हैं। तो ये साधारण वर्गीकरण हुआ। अब आप देखें बहुगुणी वर्गीकरण कैसे होगा। बहुगुणी वर्गीकरण इस तरह से होता है, जैसे अगर हम देखें तो डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, बाय द वे गुणों के आधार पर कलेक्ट कर रहे हैं, तो गुणों में भी बहुत सारे गुण एक साथ देख रहे हैं। जैसे सबसे पहला गुण तो है कि वो मेल है या फीमेल है, कितने मेल स्टूडेंट्स आते हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट। फिर हम उसके अंदर और भी ज्यादा गुणों को देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें अवेयर कितने रहते हैं, क्लास कितनी अटेंड करते हैं। फिर हम उसके अंदर और भी ज्यादा देखते हैं कि उसमें स्टैटिस्टिक्स की क्लास कौन अटेंड कर रहा है, और उसके अंदर अकाउंट्स की क्लास या बिजनेस एड की क्लास कौन अटेंड। मतलब गुणों में भी अगर और अंदर गुण लेते चले जाएं तो वो हो जाता है बहुगुणी वर्गीकरण। मैं आपको इनके दोनों के बाद में जब टेबुलेशन करेंगे तो बहुगुणी वर्गीकरण और साधारण वर्गीकरण के बारे में आपको और भी ज्यादा डिटेल से वहां पर देखने को मिलेगा। ये गुणों के आधार पर वर्गीकरण हो गया। गुणों के आधार पर वर्गीकरण के बाद संख्यात्मक वर्गीकरण। देखिए संख्यात्मक वर्गीकरण से क्या मीनिंग है? संख्यात्मक वर्गीकरण में हमें क्या करना है? तो संख्याओं के आधार पर वर्गीकृत करना होता है। मैं इसे मिटा रहा हूं, आगे आप संख्यात्मक वर्गीकरण को देखें। ये थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो डाटा कलेक्शन हो रहे हैं वह संख्यात्मक ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण होते हैं, संख्यात्मक डाटा ही महत्वपूर्ण होते हैं। और संख्यात्मक जो संख्यात्मक आधार पर जो वर्गीकरण है, उसके अंदर हम आपको कुछ बातें बताते हैं। देखो संख्यात्मक वर्गीकरण, यहां से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से आप संख्यात्मक वर्गीकरण को यदि जानेंगे तो आप जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। देखिए संख्यात्मक वर्गीकरण सबसे पहला, तो
व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में। देखिए, संख्यात्मक वर्गीकरण में व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में वर्गीकरण कैसे होता है? इंडिविजुअली, हम इसे कह सकते हैं इंडिविजुअली क्लासिफिकेशन। इंडिविजुअली क्लासिफिकेशन का मतलब एक कक्षा में यदि 20 विद्यार्थी है तो पूरे 20 विद्यार्थी के बारे में यदि कोई जानकारी आप प्रकट करना चाह रहे हैं तो वह क्लासिफिकेशन कैसा हो गया? व्यक्तिगत क्लासिफिकेशन हो गया। आपने पर्सनली सबके बारे में यहां जानकारी दे दी। दूसरा जो होता है वो होता है खंडित श्रेणी के रूप में। खंडित श्रेणी से क्या मतलब? यहां विद्यार्थियों की संख्या यदि आप देखें तो हो सकता है कि 20 ना होकर के कितने हो जाए? 200। तो 200 का डाटा अवेलेबल करना या 200 के डाटा के बारे में रिजल्ट निकालने के लिए हमें उन डाटा को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो हम इसको खंडित श्रेणी के रूप में बांट सकते हैं। जैसे यदि हम स्टैटिक्स के मार्क्स जानना चाह रहे हैं और स्टैटिक्स के अंदर रुचि जानना चाह रहे हैं बच्चों की, तो खंडित श्रेणी के रूप में अगर 200 बच्चे हैं हमारे पास तो हम मार्क्स कितने में से मिले? इट मे बी कि मार्क्स आउट ऑफ 10 हो या आउट ऑफ 15 हो। जब 10 और 15 वाले मार्क्स होंगे तो हम उसे खंडित श्रेणी में बांट देंगे। किसी के 1 आया होगा, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 10 मान लीजिए। इतने ही तो मार्क्स आए होंगे। किसी के 2.5 आए होंगे तो आपने देखा होगा 2.5 को क्या किया जाता है? 3 में कंसीडर किया जाता है। और पूरे 200 बच्चों के 0 कितनों के आए, 1 कितनों के आए, 3 कितने स्टूडेंट ने रिसीव किए और 7 कितने स्टूडेंट के पास आए मार्क्स और 9 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, ये सब हम यहाँ बताएं तो इसकी टोटल कितनी हो जानी चाहिए? 200। यानी 200 बच्चों के मार्क्स को हमने क्या कर दिया? खंडों में विभाजित कर दिया। ये खंड जो होते हैं इनके बीच का कोई भी मार्क्स आपको अवेलेबल नहीं होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि 0 से 1 के बीच वाला एक भी यहाँ पर आपके पास नहीं होगा। या तो 0 वाले होंगे, 1 वाले या 2 वाले या 3 नंबर वाले, 4, 6, 8, 10 नंबर वाले, इनके बीच वाले जो हैं वो एक भी अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसे बोलते हैं खंडित, यानी खंडों में विभाजन। और इसके बाद जो संख्यात्मक वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है अखंडित श्रेणी के रूप में। मैं तो 3.5 वाले को भी वेटेज देना चाहता हूं, मैं तो नहीं करता उसको 4। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात ये नंबर भी 10 की जगह कितने में हो? 100 में से मिले हो। तो मैं 100 के लिए 200 को ढूंढूंगा तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और 200 को 100 के नंबरों में विभाजित करूंगा सबके बताऊंगा तो भी मुश्किल हो जाएगा। हमें यहाँ पर अखंडित श्रेणी के रूप में इसे विभाजित करना होता है। अखंडित श्रेणी डिस्क्रीट इसे बोलते हैं, डिस्क्रीट, और इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमको इसको क्या करना पड़ता है? विभाजित करना पड़ता है। कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में विभाजित करते हैं, क्या क्या कंटिन्यूअस सीरीज की टर्म्स होती है वो और जाने हम सबसे पहले। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज को समझने में हमें क्या होगा? आसानी होगी। तो कंटिन्यूअस सीरीज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, वो टर्म्स उसके अंदर काम आएगी और उन्हीं के बारे में हमको थोड़ी जानकारी लेनी है। सबसे पहले जो टर्म होती है वह होती है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स से क्या मतलब? हमें यह देखना पड़ता है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है? लिमिट्स तय करनी पड़ती है। यानी इससे तो नीचे नहीं और इससे ऊपर नहीं। क्लास लिमिट से क्या मतलब हो गया? जो आपकी लिमिट है उससे नीचे नहीं और ऊपर नहीं। जैसे हम कह सकते हैं कि 0 से तो नीचे नहीं, 10 से ऊपर नहीं, 10 से तो नीचे नहीं और 20 से ऊपर नहीं। ये क्लास लिमिट्स हो गई। क्लास लिमिट्स में एक ये और एक ये। इसे जो है कहते हैं लोअर लिमिट,
और इसे जो कहते हैं अपर लिमिट। आप ध्यान दें, हर ग्रुप के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट अलग होती है। हाँ, ये हो सकता है कि ये ओवर लोअर अपर लिमिट जो है इसकी लोअर लिमिट बन जाए। वो कैसा होता है मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में। आप सबसे पहले देखें वर्ग सीमाएं। सीमाएं तय करनी पड़ती है। सीमाएं ऐसे भी तय हो सकती है और सीमाएं कुछ इस तरह से भी तय हो सकती है। यहाँ ये जो है वह 0 से 8 भी हो सकता है और 8 से 16 भी हो सकता है, 16 से 24 कुछ भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आगे चलेंगे जब हम धीरे धीरे देखेंगे इसमें ये चीजें किस पर डिपेंड करती है। तो ये होती है आपकी वर्ग सीमाएं और क्लास लिमिट्स। उसमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट को आपको ध्यान रखना है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यदि आपको कह दिया जाए 8 से 0 तो भी लोअर लिमिट यही रहेगी और अपर लिमिट यही रहेगी। ये लिखने के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो लोअर है वो लोअर है और जो अपर है वो अपर है। उल्टा लिखने का मतलब 8 से 0 वाले में अपर 0 नहीं हो जाएगा, 0 तो क्या रहेगा, लोअर ही रहेगा, चाहे वो ऐसे लिखो और चाहे वो ऐसे लिखो। आप समझ गए। जो ऊपरी सीमा है उच्च सीमा बोलते हैं इसे, और इसे निम्न सीमा बोलते हैं। उच्च और निम्न का निर्धारण किसके आधार पर होगा, अंकों के आधार पर होगा, क्योंकि ये संख्यात्मक वर्गीकरण है। इसके बाद जो क्लास लिमिट्स के बाद का पॉइंट होता है, आपने देखी 2 लिमिट होती है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। इसके बाद आता है वर्ग विस्तार। क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल क्या है, वर्ग विस्तार क्या है। क्लास इंटरवल का मतलब जो है, क्लास इंटरवल का जो मतलब है वो है जो भी आपके लिमिट्स है उनके, जैसे आपने 0 से 10 कहा तो जो हाईएस्ट लिमिट है उसमें से आप जब लोएस्ट लिमिट घटाएंगे तो इसी को कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीरीज। यहां देखेंगे हाईएस्ट लिमिट कितनी है 10 और ये 0, तो क्लास इंटरवल कितना हो गया 0। यदि ये 0 to 10 ना होकर के 0 to 8, 8 to 16 हो तो आप देखेंगे हाईएस्ट लिमिट कितनी है 8 और लोएस्ट लिमिट कितनी है 0। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना होगा 0। ये कि 8, ये कितना भी हो सकता है 10, 8, 15, 20 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आपकी यहाँ पर वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के आधार पर ये सब डिसाइड होते हैं। हमें देखना है हाईएस्ट लिमिट और लोएस्ट लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कैसे क्लास इंटरवल देखा जाता है। क्लास इंटरवल के बाद आता है मिड वैल्यू। ये क्लास इंटरवल देखना आपने जाना, और क्लास इंटरवल के बाद जो अगला पॉइंट है वो है मिड वैल्यू का। मध्य मूल्य। मध्य मूल्य से मतलब क्या, मध्य मूल्य से मतलब जो भी आपकी रेंज है उसके मध्य का मूल्य क्या है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसका मिड वैल्यू यदि आपको लेना है तो मिड वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, जो हाईएस्ट है उसमें लोएस्ट को जोड़ करके और 2 का भाग दो, यानी 0 plus 10 divided by 2 is equal to 5, 10 plus 20 divided by 2 is equal to 15, और 20 plus 30 upon 2 is equal to 25। देखें, mid value is the half of the sum of अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके उसका क्या कर दीजिए, आप हाफ कर दीजिए, दैट इज द मिड वैल्यू। ये हमें याद करनी होगी कई बार मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जरूरी नहीं है, जैसे 0 से 10 है, 10 के बाद वो लिख दे कितना 30,
तो आपका मिड वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 30 10 40 का 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 20, और आगे वो 30 से कितना लिख दे 70, तो 70 और 30 क्या हो गया 100, और 100 का आधा कितना हो गया 50। जो भी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिले दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। half of the sum of upper limit and lower limit is the mid value। मिड वैल्यू के बाद हम देखें कि क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। चौथे नंबर की बात जो मैं करूं वह किसकी करूं, क्लास फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं वर्ग आवृत्ति। आवृत्ति जैसे मैंने कहा आपको कि मार्क्स जो है वह 0 से 10 है, 10 से 20 पाने वाले हैं, 20 से 30 भी मिले हैं। हो सकता है 0 से 10 वाले कितने स्टूडेंट हो, 8, किसी के 2, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 9, किसी के 0, किसी के 1, जैसे भी है। कुल मिला के कितने हैं 8, और ये जो कुल मिला के कितने हैं 12, और ये जो कुल मिला के कितने हैं 15। इस तरह से इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है इसे, क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी इस ग्रुप में जो फ्रीक्वेंट हुआ है, बार बार आया है, वो कितना है, कितने ऐसे नंबर हैं जो बार बार आए हैं। इनमें 8 बार 0 से 10 के बीच के मार्क्स पाने वाले 8 लोग हैं, तो 8 बार रिपीटेशन हुआ है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। आपको ध्यान रखना है क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया था पहले कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के रूप में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच।